हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम एंशियंट हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे। तो कल हम देखते हैं कैसे पुष्यमित्र शुंगा ने किसको मार दिया था, बृहद्रथ को। और बृहद्रथ जो है उन्हीं को कंसीडर किया जाता है कि ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ऑल्दो बृहद्रथ का एक लड़का भी था जिसका नाम था दशरथ। दशरथ अपने दादाजी के साथ यानी अशोका जी के साथ क्या कर रहा था, स्तूप की फॉर्मेशन करवा रहा था। हमने देखा था पहले 9 मेन स्तूप हुआ करते थे, बट अशोका ने क्या किया था, सभी जगहों से रैलिक्स निकाल के 84,000 स्तूप्स बनवा दिए थे। तो इसी के साथ ख़त्म हो जाती है मौर्यन स्टोरी। आज हम शुंगा डायनेस्टी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें सबसे पहले किंग आते हैं पुष्यमित्र शुंगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो पुष्यमित्र शुंगा हैं ये कट्टर ब्राह्मण थे। ठीक है, अब ये ब्राह्मण आ गए और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हमने देखा किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज़्म को अडॉप्ट किया। ठीक है, उनके जो पुत्र आते हैं बिंदुसार, उन्होंने आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट किया। एंड थर्ड जो अशोका थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था महायान बुद्धिज़्म को। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ब्राह्मण्स के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था, तो पुष्यमित्र शुंगा आते हैं और ये ब्राह्मण के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हैं, दैट इज़ पुष्यमित्र शुंगा। इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया था, तो इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र कैपिटल हम देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ये पाटलिपुत्र से कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पे, विदिशा में। तो ये कैपिटल को कहाँ ले गए थे, फ्रॉम पाटलिपुत्र टू विदिशा। और इनको ना कहीं बुद्धिज़्म पसंद ही नहीं था। कुछ का मानना ये है कि इनको बुद्धिज़्म पसंद ही नहीं था, बट कहीं पे हम हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं कि इन्होंने बहुत सारे स्तूप को रिपेयर भी करवाया था। तो हम ये भी नहीं बोल सकते थे कि इनको पसंद नहीं था। हाँ, इनिशियली बोल सकते हैं या तो फिर कि हाँ इनको पसंद नहीं थी बुद्धिज़्म की आइडियोलॉजी एंड ऑल। और जैसे कि मैंने बोला, ब्राह्मणिज़्म में इनको ज़्यादा फोकस था क्योंकि ये खुद भी ब्राह्मण थे और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, तो वो करवाए थे पुष्यमित्र शुंगा ने। ठीक है, बहुत सारे स्तूप्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया, बट फिर बोला जाता है जैसे एक स्तूप है, बहरूद स्तूप है, बहरूद स्तूप, एक और है सांची स्तूप। तो बोला गया कि इनकी रेनोवेशन भी करवाई थी। तो दोनों सी थ्योरीज आपको मिल जाएंगी पुष्यमित्र शुंगा के कॉन्टेक्स्ट में। अब जब पुष्यमित्र शुंगा रूल कर रहे थे ना, तो एक यहाँ पे फॉरेन किंग आता है जिसका नाम था मियांडर। ठीक है, मियांडर बोलते हैं इनको। इंडिया के अंदर एक टीचर मिल जाता है जिनका नाम था नागसेन। नागसेन इनको मिलते हैं, ये दोनों कॉन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जहाँ पे मियांडर क्वेश्चन पूछ रहा था और नागसेन आंसर कर रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स थे ये किसके कॉन्टेक्स्ट में हो रहे थे, तो ये हो रहे थे बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म के बारे में मियांडर जानना चाहता था और नागसेन ने सारे के सारे आंसर दिए बुद्धिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में। और फाइनली उन्होंने एक बुक लिख दी नागसेन ने, जिसका नाम था मिलिंद पान्हो, जिसमें ये पूरी कॉन्वर्सेशन बताते हैं अपनी और मियांडर के बीच में जो भी हुई थी। तो मिलिंद पान्हो अगर किसने लिखी है तो रिटन बाय तो नागसेन आएगा। और इसके अंदर किसके बारे में बात है, तो 2 लोगों के बारे में बात है, एक नागसेन, और नागसेन जब आंसर कर रहे हैं किसके, मियांडर के। मियांडर को ही मिलिंद भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बुक लिख दी जाती है बाय नागसेन। इसके अलावा एक और हिस्टोरियन आते हैं इन्हीं के टाइम पे जब पुष्यमित्र शुंगा रूल कर रहे हैं, यानी कि इनके कंटेम्प्रेरी, तो जिनका नाम था हेलियोडोटस। हेलियोडोटस डायरेक्टली कहाँ पे आते हैं, जो इन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई थी विदिशा में। पहले पाटलिपुत्र में हुआ करती थी, इन्होंने विदिशा में नई कैपिटल बना दी थी। तो यहाँ पे हेलियोडोटस ने किसके बारे में नॉलेज अटेन करा था, तो भागवत धर्म। ठीक है, अब देखो 2 चीज़ें हैं, 2 फॉरनर्स आए ना, एक मियांदर आया और दूसरा जो आया यहाँ पे वो कौन आया, हेलियोडोटस। मियांदर ने बुद्धिज़्म की शिक्षा अटेन करी नागसेन से, और हेलियोडोटस ने किसकी नॉलेज अटेन करी, तो भागवत धर्म। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है कि इन्होंने भागवत धर्म के बारे में स्टडी करा था। ये इन्फॉर्मेशन हमें एक एडिक्ट के ऊपर से मिलती है जिसका नाम है गरुड़ा ध्वज एडिक्ट। इस एडिक्ट के ऊपर से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हेलियोडोटस पुष्यमित्र शुंगा के रूल के टाइम पे इंडिया आए थे और इन्होंने भगवत धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। तो इनकी कहाँ पे मिलेगा आपको ये एडिक्ट, ये विदिशा में मिल जाएगा। और विदिशा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। वहीं पे पाटलिपुत्र कहाँ पे हुआ करता था, बिहार में हुआ करता था। ठीक है, और इसके अलावा 2 जो इंडो ग्रीक, हाँ ये इंडो ग्रीक थे, ये भी याद रख लेना, ये इंडो ग्रीक थे। ठीक है, सो ये तो हुआ स्टडी के पर्सपेक्टिव से, क्या क्या किसने स्टडी किया। तो यहाँ भी हम कई बार बोलते हैं कि 2 इंडो ग्रीक अटैक्स भी हुए थे। इंडो ग्रीक अटैक्स किस किस के हुए, एक मियांदर था और एक डिमेट्रियस था। ठीक है, मियांदर आए तो अटैक करने ही थे, बट यहाँ पे पढ़ने बैठ के।
अब पुष्यमित्र शुंगा की डेथ हो जाती है, फिर गद्दी पे उनका पुत्र आ जाता है जिसका नाम था अग्निमित्रम। अग्निमित्रम किसका पुत्र था? ही वॉज सन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। इनके ऊपर कालिदास, कालिदास एक बहुत रिनाउंड राइटर माने गए हैं हिस्ट्री में, तो कालिदास ने एक बुक लिखी थी अग्निमित्रम के ऊपर जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। और कालिदास को क्या बोला जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अब देखो, जो पुष्यमित्र शुंगा थे ना, जब इन्होंने रूल किया तो मौर्यन एम्पायर बहुत ज़्यादा एरिया तक स्प्रेड हुआ था। ठीक है, तो जो पुष्यमित्र शुंगा का मेन फोकस रहता है वो एक तो मगध वाले एरिया में रहता है, एक विदिशा वाले एरिया में रहता है, और साथ में कलिंग वाले एरिया में भी रहता है जो कि उड़ीसा में था। तो मध्य प्रदेश, बिहार और आपका उड़ीसा, इन एरिया में काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। बट बाय द टाइम हम देखते हैं कि जो कलिंग वाला एरिया था यानी कि उड़ीसा वाला एरिया था, यहाँ पे छेदीज आ जाते हैं, रूल ऑफ छेदीज यहाँ पे शुरू हो जाता है। एंड ये यहाँ पे एक किंग हुआ करता था, कलिंगा किंग, जिसका नाम था खारवेला, खारवेला। तो ये चाहते थे कि हम रिवेंज लें जो कलिंगा वॉर हुई थी। कहाँ पे खारवेला के बारे में हमें पता चलता है? तो एक इंस्क्रिप्शन अगर आपको याद हो, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के ऊपर हमें किसके बारे में पता चलता है? तो खारावेला किंग। ठीक है, तो कलिंगा वॉर के बारे में भी मेंशन किया गया था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के ऊपर। उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे जातक्स। जातक्स क्या हैं? बुद्धा जी के बारे में बहुत सारी स्टोरी है। ठीक है, बुद्धाज स्टोरी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, बुद्धाज स्टोरीज, जो डिफरेंट टाइम पीरियड में कंपाइल हुई थी। ठीक है, कुछ बुद्धिज़्म के टाइम पे ही होगी थी, कुछ बाद में आके हुई थी। तो ये बोला जाता है कि जितने भी जातक्स हैं वो किस टाइम पीरियड में कंपाइल हुए, तो दे वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शुंगास। ठीक है, तो देखो शुंगास में हमने क्या देखा कि वो ब्राह्मण थे, बट जातक स्टोरीज किसके टाइम पीरियड में कंपाइल हो रही हैं? शुंगास में ही। इसके अलावा एक और बुक है अष्टाध्यायी, 3-4 बार इसका नाम हम ले चुके हैं थ्रू आउट द लेक्चर्स। अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? पनीनी ने लिखा था, और पनीनी भी किसके कंटेम्प्रेरी आते हैं? शुंगास के टाइम पे। तो ये भी कब कोलैबोरेट हुई बुक? तो शुंगास के टाइम पे। एक और बुक याद हो अगर आपको, हमने पढ़ी थी महाभाष्य। तो जो महाभाष्य है इसको किसने लिखा था? इट वॉज रिटन बाय पतंजलि, और पतंजलि भी किसके कंटेम्प्रेरी आ जाएंगे? तो शुंगास के। तो ये भी शुंगास के कंटेम्प्रेरी थे। एक ऋषि हुआ करते थे मनु ऋषि, उन्होंने एक बुक लिखी दैट इज़ मनु समृति। मनु समृति किसने लिखी? एक ऋषि थे जिनका नाम था मनु ऋषि। तो मनु ऋषि ने मनु समृति लिखी। तो ये भी किस टाइम पीरियड में थे? तो जब शुंगास रूल कर रहे थे। ठीक है, तो ये मनु समृति में मेंशन करते हैं कि जो दलित लोग थे, जो दलित्स थे, उनको अनटचेबल कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले हमें अनटचेबल के बारे में पता चलता है फ्रॉम द बुक दैट इज़ मनु समृति। मनु समृति किसने लिखी थी? तो जो ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था मनु ऋषि। और इसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि मगध एम्पायर जो इतना राइज हुआ था उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है बाय शुंगास पीरियड। इसके अलावा कनव डायनेस्टी भी आती है। कनव डायनेस्टी के बारे में आपने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, कुछ एमिनेंट चीज़ें नहीं हैं, बट अगर किसी को ज़्यादा डिटेल पढ़नी है ना इस टाइम पे, बिकॉज अब तो पेपर बहुत नियर बाय है, तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही फोकस करेंगे। कनव डायनेस्टी के एक ही इंपॉर्टेंट किंग हैं, वो हैं वासुदेवा। उसके बाद हम फोकस करेंगे मेनली ऑन द सतवाहनास। सतवाहनास, ठीक है। फाउंडर अगर देखें सतवाहनास के तो वो आते हैं सिमुक। कौन आ जाएंगे? सिमुक। सिमुक इज़ फाउंडर ऑफ सतवाहनास। कोई ना कोई इनकी कैपिटल भी होगी, कैपिटल इनकी महाराष्ट्र में हुआ करती थी। फाउंडर सिमुक थे, पर एक रियल फाउंडर भी होता है जिसमें राजा की क्वालिटीज़ पूरी तरह से होती हैं, और ये नाम काफ़ी पॉपुलर भी है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी मतलब गौतमी का पुत्र सतकर्णी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, एक नहापना करके किंग हुआ करता था, उसको मार दिया था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। तो यहाँ पे नोट कर सकते हो आप इसको भी। तो ऐसे मैप बना लेते हैं। यहाँ पे इस रीजन में हमने देख लिया कौन है, महाराष्ट्र वाले एरिया में दिख जाएगा आपको कौन, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। और गुजरात वाले एरिया में दिखेगा आपको एक नहापना। नहापना को कौन डिफीट कर रहा है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ये लड़ाइयाँ चलती रही गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया के बीच में। तो बाय द टाइम गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद एक और आ जाता है जिसका नाम है वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी।
वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी के ऊपर रुद्र दमन अटैक कर देता है। अब यहाँ से अटैक आता है इसके ऊपर, तो गुजरात वाली साइड से रुद्र दमन अटैक कर देते हैं, रुद्र दमन। तो इस अटैक के बाद इन दोनों के बीच में मैट्रीमोनियल अलाइंसेस हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो शादी कर लो, रिश्तेदार ही बन जाओ, ठीक है। मैट्रीमोनियल अलाइंसेस यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या थी सतवाहनास की, तो इंपॉर्टेंस एक तो आपको दिख रहा होगा, गौतमी पुत्र लिख रहे हैं, मतलब मदर का नाम लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो सोसाइटी थी यहाँ पे वो आपको मैट्रीमोनियल सोसाइटी मिल जाएगी। सेकंड, जो कॉइन्स थे यहाँ पे वो शीशे के बने होते थे, लेड कॉइन्स आपको मिलेंगे, ठीक है, लेड कॉइन्स बने होते थे, लेड कॉइन्स, अच्छे से लिख देते हैं इसको, कॉइन्स। इसके अलावा लैंड ग्रांट्स दी जाती थी ब्राह्मण्स को, लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण। उसके बाद सैलरी की जगह पे लैंड दी जाती थी, ठीक है, सैलरी, पैसे नहीं दिए जाते थे, उसकी जगह पे क्या दिया जाता था, लैंड दे दी जाती थी, ज़मीन दे दी जाती थी। और जो लैंड हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी। क्यों फर्टाइल थी? बिकॉज इस रीजन में पड़ती थी एक रिवर जिसका नाम है गोदावरी रिवर, तो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड मिल जाती है इस टाइम पीरियड में हमें। इसके अलावा इंडो ग्रीक्स की अगर बात करें तो इंडो ग्रीक्स में भी आपको कुछ नाम याद रखने हैं। जैसे इंडो ग्रीक्स के बाद ये देख लिया ना हमने, मियांडर आया था और एक डिमेट्रियस आया था, ठीक है। मियांडर के ऊपर बुक लिखी गई, मिलिंद पानो किसने लिखी? नागसेन ने लिखी। इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं शाकाज, शाकाज के बाद पल्लवाज, पल्लवाज के बाद कुषाण्स, कुषाण में एक किनिष्क करके एक इम्पॉर्टेंट किंग आते हैं, कुषाण। ISPK से याद रख लो इसको, ISPK, ठीक है। अब देखो ये जो इंडो ग्रीक थे ना, ये हमने देख लिया था ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में भी। तो कौन से रीजन से आते हैं? हिंदू कुश की माउंटेन्स जो हुआ करती थी, हिंदू कुश, उस रीजन से ही आना शुरू करते हैं। बेसिकली बैक्ट्रिया वाला एरिया हुआ करता था ये, बैक्ट्रिया, ठीक है। 2 फेजेस में आते हैं ये, और अपने साथ क्या कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं? तो इंडो ग्रीक्स की जो मेन कंट्रीब्यूशन थी वो आपको याद रखनी है। एक, मैथमेटिक्स ये लेके आए, मैथमेटिक्स के अलावा एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए? इंडो ग्रीक्स लेके आए। उसके अलावा गोल्ड कॉइन्स कौन लेके आए? इंडो ग्रीक्स लेके आए, ठीक है। ये इनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, याद रखना इंडो ग्रीक्स के बारे में। बाकी शाकाज के बारे में अगर स्टडी करें तो एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था यूकी डायनेस्टी, यूकी डायनेस्टी। ये यूकी डायनेस्टी कहाँ पे थी? तो सेंट्रल एशिया में थी। सेंट्रल एशिया में आप क्या देखते हो, कुछ कंट्रीज़ आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, K² U T²। किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया वाली कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो यूकी डायनेस्टी हुआ करती थी सेंट्रल एशिया की, तो शाकाज ने इनको डिफीट कर दिया था। 5 एरियाज़ में ये शाकाज रहा करते थे। कौन कौन से 5 एरियाज़ इन्होंने कॉन्कर कर रखे थे? तो एक तो कांधार वाला एरिया आ जाएगा, कांधार आज के अफ़गानिस्तान में आ जाएगा। उसके अलावा तक्षशिला वाला रीजन आ जाएगा, तक्षशिला आज के पाकिस्तान वाले रीजन में आ जाता है। फिर आता है मथुरा, मथुरा आपको यूपी में मिल जाएगा। फिर उज्जैन, और फिर फाइनली नासिक, उज्जैन और नासिक। तो इन 5 एरियाज़ में कौन रहा करते थे? शाकाज रहा करते थे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, एक मैप के थ्रू याद रख लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, 5 जगह पे ये रह रहे हैं शाकाज, अभी ऐसे रख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कांधार, ठीक है। सेकंड हमने देखा तक्षशिला, यहाँ पे हमने देखा मथुरा यूपी वाला एरिया। फिर हमने मालवा वाले पोर्शन में देखा उज्जैन, मध्य प्रदेश वाले रीजन में। और एक नासिक देखा, नासिक कहाँ पे मिल गया हमें? महाराष्ट्र, यहाँ पे भी लिख लो चाहे से, ये MP वाला, ये महाराष्ट्र, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी साइट्स थी। अब देखो लड़ाइयाँ भी हो रही थी उस टाइम पे, जब ये लोग आए थे ना, उसी टाइम पे यहाँ पे हम देखते हैं रुद्र दमन हुआ करते थे गुजरात वाले एरिया में, रुद्र दमन। तो हमें याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक लेक बनवाई थी यहाँ पे जिसका नाम था सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक। तो रुद्र दमन ने ये चीज़ देखी कि सुदर्शन लेक बहुत ब्यूटीफुली बनाई गई है, और रुद्र दमन ने बोला था कि मैं इसको फर्दर रेनोवेट करवाऊंगा, ठीक है। तो ये एक एडिक्ट भी बनवा देते हैं यहाँ पे, या इंस्क्रिप्शन बनवा देते हैं जिसका नाम रखा जाता है रुद्र दमन इंस्क्रिप्शन, जिसके ऊपर ये लिखवा देते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, मैं इसको सिर्फ रेनोवेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रुद्र दमन ने ये काम करवाया था। अब उसके अलावा रुद्र दमन ने अटैक करा था सतवाहनास के ऊपर, वशिष्ठ पुत्र
याद है ना, वशिष्ठ पुत्र अभी देखा पीछे, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहापना को मारा, और उसके बाद जो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी आए उसको किसने मार दिया, रुद्रदमन ने मारा। ठीक है, इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो लड़ाइयों को रोकने के लिए इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस स्टार्ट कर दिए, शादी करना शुरू कर दी। ये वही स्टोरी है जो अभी आपने पढ़ी। उससे पहले हम देख चुके थे कि यहाँ पे एक गौतमी पुत्र सतकर्णी हुआ करते थे, और गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किसको डिफीट किया था, नहापना को। ठीक है, तो उसी का रिवेंज लेने के लिए बाद में रुद्रदमन अटैक कर देते हैं वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को। तो ये स्टोरी ऐसे चलती जाती है, और बाद में मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बन जाते हैं, जिस वजह से सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है। पल्लवास के बारे में ज़्यादा डिटेल याद करने लायक नहीं है। अब हम फोकस करेंगे मेनली ऑन द कुशाणास। कुशाणास की अगर बात करें, जो कुशाणा थे, कुशाणा के जो फाउंडर थे वो थे कुजूला कैडफाइसिस। कुजूला कैडफाइसिस, इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुजूला कैडफाइसिस ने कौन सा रिलीजन अडॉप्ट किया था, तो इट वाज बुद्धिज़्म। सेकंड किंग आते हैं वीमा कैडफाइसिस। बीमा कैडफाइसिस, इन्होंने शैविज़्म को अडॉप्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, शैविज़्म। ठीक है, शैविज़्म को किसने अडॉप्ट करा था, शिवा की भक्ति, वीमा कैडफाइसिस। उसके बाद एक और किंग आते हैं, दैट इज़ कनिष्क। वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। कनिष्का ने भी क्या अडॉप्ट किया था, इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था, और आपको पता होना चाहिए इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी, तो कनिष्का ने करवाई थी। कौन से टाइम पीरियड में, तो 78 AD के आसपास इन्होंने क्या किया, नो, फर्स्ट सेंचुरी AD लिखेंगे डायरेक्ट, फर्स्ट सेंचुरी AD। ठीक है, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं। फर्स्ट हमने देखा था अजातशत्रु ने करवाई थी, सेकंड हमने देखी कालाशोका, थर्ड देखी अशोका, और चौथी कौन करवाते हैं, तो चौथी करवाते हैं कनिष्का। अब इन्होंने क्या किया, 78 AD का टाइम जब आता है तो 78 AD में इन्होंने क्या किया, शाक संवत, शाक संवत ये कैलेंडर शुरू कर दिया था। ये शाकाज ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, एज यूज्ड बाय शाकास। तो इसी वजह से देखो नाम में लिखा है शाक, जबकि बात किसकी हो रही है, कुशाणास की। जस्ट बिकॉज शाकाज ने सबसे ज़्यादा ये कैलेंडर यूज़ किया तो इसी वजह से इसको शाक संवत बोल दिया जाता है। कैलेंडर्स की भी अगर बात करें तो बहुत सारे कैलेंडर्स बन के आते हैं उस टाइम पे। जैसे एक आ जाएगा आपके पास विक्रम संवत। विक्रम संवत, विक्रम संवत की अगर बात करें, इसको 57 BCE में बनाया गया। उसके बाद एक और आता है, दैट इज़ ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर जो पोप हुआ करते थे ना एक टाइम पे, तो उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। पोप ग्रिगोरी करके थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसमें 2 महीने ऐसे हैं जो तो राजाओं के नाम पे हैं। एक है अगस्तस के बारे में आपने सुना होगा, तो अगस्त जो मंथ होता है वो उन्हीं के नाम पे है। एक जूलियस सीजर हुआ करते थे, उनके नाम पे जुलाई मंथ यहाँ पे देखते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर सन के ऊपर बेस्ड है, और जबकि विक्रम संवत मून के ऊपर बेस्ड है। और आपको पता है मून की मूवमेंट इज़ वेरी अनयूजुअल, कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी दिखाई नहीं देता। बट जो सन होता है वो डेली आता है और डेली जाता है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर आपके सन की मूवमेंट पे बेस्ड है। और एक और कैलेंडर आ गया, दैट इज़ शाक संवत। शाक संवत को किसने, कनिष्का ने स्टार्ट करा। कौन से टाइम पीरियड में, 78 AD में। और ये भी किसके ऊपर बेस्ड था, तो मून के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, विक्रम संवत कैलेंडर का अगर आपको ईयर निकालना हो तो ये देख लो 57 ईयर है ना यहाँ पे, ये 0 AD है, तो ऐड कर लो इसको। और अगर शाक संवत का ईयर निकालना है तो ग्रिगोरियन में से 78 माइनस कर लो, क्योंकि 78 साल आगे का है वो। ठीक है, उसके बाद कनिष्का ने डिफीट किया था चाइनीज़ इन्वेजन्स को। बहुत सारी इन्वेजन्स होती थी उस टाइम पे, तो कनिष्क ने चाइना को काफ़ी पीटा था। कनिष्का ने फर्दर अटैक करा था पाटलिपुत्र पे, और ये देखो यहाँ पे बिहार वाला एरिया है ना, ये आ गया पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे कनिष्क हुआ करते थे। कनिष्क ने क्या किया, अटैक कर दिया किसको, पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी बैगिंग बाउल ऑफ बुद्धा जी, जिसमें वो भिक्षा मांगा करते थे ना, बैगिंग बाउल ऑफ बुद्धा। तो वो जो भिक्षा मांगने के लिए इन्होंने बाउल रखा हुआ था, उसको चोरी करके ले जाते हैं। कौन, कनिष्क ले गए थे अपने साथ। ठीक है, दैट इज़ द वन थिंग। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचर हुआ करते थे, पाटलिपुत्र में ही रहा करते थे, जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष बहुत प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे उस टाइम के। एंड कुछ और भी टीचर्स थे जैसे कि पार्सव। इसके अलावा एक और टीचर मिल जाएंगे, चरक, चरक संहिता भी जिनकी बुक है। एक और थे, दैट इज़ नागार्जुन। नागार्जुन के बाद आ जाएंगे वासुमित्र। ये सारे टीचर्स हुआ करते थे। तो वासुमित्र, इन सभी को ये अपने साथ ले जाते हैं कनिष्क। ठीक है, अश्वघोष की आपने बुद्धा चरिता एक बुक सुनी होगी, तो इन सभी टीचर्स को कौन ले जाता है अपने साथ, कनिष्क ले जाता है।
और कनिष्क जब लेके जाते हैं तो आप नोटिस करोगे कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके प्रिसाइडर भी कौन थे, वासुमित्र। और ये अध्यक्ष तो बनाए वासुमित्र, उसके साथ एक और अध्यक्ष बनाए गए थे, दैट इज़ अश्वघोष। जो अश्वघोष हैं वो किसको हेल्प करेंगे, वासुमित्र को, जब बुद्धिस्ट काउंसिल शुरू होगी। इसके अलावा कनिष्क ने जो भी सिल्क रूट वाला एरिया था वो सारा कॉन्कर कर लिया था। प्योर गोल्ड कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट करे थे, प्योर गोल्ड कॉइन्स। एंड इनकी डेथ होती है 105 AD, कनिष्क की डेथ हो जाती है 105 AD में। और इनको अशोका टू भी बोला जाता है, अशोका टू। इसके बाद जो भी रूलर्स आए वो उतने ज़्यादा एमिनेंट नहीं होते कि कुषाण डायनेस्टी को आगे चल पाते, और इसी वजह से एक नई डायनेस्टी निकल के आती है, दैट इज़ गुप्ता एम्पायर। और फाइनली गुप्ता एम्पायर एस्टेब्लिश हो जाएगा इन रीजन्स में। अब अगर गुप्तास की बात करें तो ये वैष्णव बिलीवर थे, यानी कि विष्णु की भक्ति में ज़्यादा बिलीव किया करते थे। ये वैष्णव बिलीवर मिल जाएंगे आपको, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और इनकी जो कैपिटल बनेगी ना वो कौसंबी बनेगी। कौसंबी आपके इलाहाबाद प्रयागराज वाला एरिया आ जाएगा, कौसंबी, ठीक है, यूपी लिख देती हूँ मैं शॉर्टकट में। तो कौसंबी वाले एरिया में अपनी कैपिटल बना लेते हैं। उसके अलावा फर्स्ट जो किंग आएंगे वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को जस्ट फाउंडर बोला जाता है। सेकेंड आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच श्रीगुप्त के बाद आते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे वो हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त जो थे इनको बोला जाता है रियल फाउंडर। चंद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, रियल फाउंडर बोला जाता है। इनकी शादी हुई थी कुमारा देवी से। कुमारा देवी, कुमारा देवी कौन सी प्रिंसेस थी, तो लिच्छवी एरिया की प्रिंसेस थी, ठीक है, वैशाली में। अब चंद्रगुप्त वन की एक बहुत इम्पॉर्टेंस है क्या, कि इन्होंने कॉइन्स के ऊपर किंग और क्वीन के फोटोज़ बनाने शुरू करे। किंग क्वीन टाइप ऑफ कॉइन्स जो थे वो किसने स्टार्ट करे, तो चंद्रगुप्त वन ने स्टार्ट करे थे। अब चंद्रगुप्त वन का लड़का आता है अगला, दैट इज समुद्रगुप्त। कौन आते हैं, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी बोला जाता है, समुद्रगुप्त। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त को। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को। इसके अलावा इनको एक टाइटल दिया जाता है कविरथ, क्योंकि ये पोएम्स भी लिखा करते थे, साथ में ये वीणा भी बजाते थे, तो इनको म्यूज़िक का काफ़ी ज़्यादा शौक था। एंड इनके कॉइन्स के ऊपर एक तरफ राजा की इमेज बनी होती थी, किंग को एज अ वॉरियर दिखाया जाता था, जबकि दूसरी तरफ अगर उसकी बैक साइड देखोगे आप तो वहाँ पे वीणा प्ले करते हुए दिखाया जाएगा, ठीक है। सो एक और कॉइन इन्होंने स्टार्ट करा था, दैट वाज द पीकॉक कॉइन, ठीक है। मोर वाले कॉइन्स भी स्टार्ट करे। और इनके कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हुआ करते थे जिनका नाम है हरिसेन। हरिसेन ने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है, दैट इज़ हर्षचरिता। तो हर्षचरिता हैव बीन रिटन बाय हरिसेन, ओके। और इनका एक एडिक्ट भी है जिसको इन्होंने पूरा कंपोज करा था, दैट इज़ द प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। और इनका जो चाइल्डहुड नेम था किसका, समुद्रगुप्त का, वो था कांची, ठीक है। काफ़ी ग्रेट वॉरियर माने गए हैं समुद्रगुप्त अपने टाइम पीरियड में। समुद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट जो किंग आते हैं वो आते हैं रामगुप्त। रामगुप्त ज़्यादा एमिनेंट रूलर नहीं थे। इनकी वाइफ थी एक देवी गुप्ता। इनका अफेयर चल पड़ता है, जो नेक्स्ट किंग बनते हैं चंद्रगुप्त टू। इनके साथ अफेयर चल पड़ता है और ये दोनों मिलके किसको मार देते हैं, रामगुप्त को। और जो गद्दी पे आ जाते हैं वो आ जाते हैं चंद्रगुप्त टू को बाद में जाना गया कि जस्टिस के लिए लड़ते थे लोगों के, ठीक है, सबको जस्टिस प्रोवाइड किया करते थे। एंड इन्होंने स्टार्ट करे सिल्वर कॉइन। पीछे हमने देखे गोल्ड कॉइन, यहाँ पे अब सिल्वर कॉइन शुरू करे चंद्रगुप्त टू ने। इनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट कोर्ट पोएट हुआ करते थे जिनका नाम है विशाख दत्ता की दो इंपॉर्टेंट बुक्स आ जाती हैं। एक है देवी गुप्ता, और चंद्रगुप्त टू के ऊपर ये बुक है देवी चंद्रगुप्तम। और दूसरी बुक है मुद्र रक्षसा, ठीक है। इन्होंने शाका को डिफीट किया था, डिफीटेड शाका, वही शाका जो 5 रीजन्स में फैले हुए थे। तो किसने डिफीट किया, आपके चंद्रगुप्त टू ने। उसके अलावा इन्होंने नवरत्न भी रखे अपने कोर्ट के अंदर, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे धनवंतरी एक फिजिशियन हुआ करते थे। आपने मेडिकल कॉलेजेस के नाम भी सुने होंगे, धनवंतरी जी के नाम पे होते हैं। तो धनवंतरी जो थे एक नवरत्न थे, इंपॉर्टेंट वन चंद्रगुप्त टू के।
धन्वंतरी के बाद सेकंड जो आते हैं वो थे कालिदास। कालिदास की बहुत सारे प्लेज हैं, बहुत सारे ड्रामाज हैं, तो कालिदास आ जाते हैं। तीसरे अमरदास भी मिलेंगे, वारामीरा मिलेंगे। वारामीरा की बुक्स जो थी वो एस्ट्रोलॉजी पे थी। बृहद्र संहिता आपने सुनी होगी, वाराह मिहरा। बृहद्र संहिता जो बुक है दैट हैव बीन रिटन बाय द वासुमित्र। फॉरेन ट्रैवलर भी आते हैं इनके टाइम पीरियड में, जैसे कि फाहीन। फाहीन की बुक है फो क्यू की, क्या बुक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, फो क्यू की। तो फाहीन किसके टाइम पीरियड में आए थे, चंद्रगुप्त टू के पीरियड में आए थे। उसके अलावा कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त टू के बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की बात करें तो इन्होंने बनवाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन सी सेंचुरी में, तो 4th सेंचुरी AD, ठीक है। और कौन से बुद्धिज़्म को इन्होंने अडॉप्ट किया था, तो महायान बुद्धिज़्म। और जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, इसको बोला जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज़्म, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज़्म। उसके अलावा जो वर्धन थे ना, वर्धन, हर्षवर्धन आप सुनते हो, तो वो कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे किसके, गुप्तास के। अब होता क्या है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई तो किसने थी, कुमारगुप्त। बाद में एक बख्तियार खिलजी आएगा, एक स्लेव आएगा, गोरी वगैरह जब अटैक करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में, तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुमारगुप्त की इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी की। उसके अलावा नेक्स्ट जो किंग आते हैं 8 नंबर पे, वो आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जो थे इनके टाइम पे होते हैं हून्स इन्वेजन। हून्स इन्वेजन हुए बट ये सारे डिफीट हो गए थे। किसने डिफीट किया, स्कंदगुप्त। तो ये सभी को इन्होंने ठीक ठाक पीटा था। उसके अलावा जो स्कंदगुप्त थे ये गुजरात तक गए, और गुजरात में हमने क्या देखा था अभी, सुदर्शन लेक थी। सुदर्शन लेक सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई, रुद्रदमन ने उसको रिपेयर करवाया। अब दोबारा से स्कंदगुप्त भी क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं, किसकी, दैट इज़ ऑफ द सुदर्शन लेक, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लेक बनी हुई थी, इरिगेशन के लिए बनवाई गई थी। तो स्कंदगुप्त ने भी क्या किया, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करवा दी सुदर्शन लेक की। इसके बाद एक और रूलर आते हैं गुप्ता डायनेस्टी में, जिनका नाम था भानुगुप्त। भानुगुप्त। अब भानुगुप्त के टाइम पे क्या होता है कि एक एडिक्ट मिलता है हमें, एडिक्ट के ऊपर मेंशन किया गया है कि उस टाइम पे सती सिस्टम चल रहा था, ठीक है। जो लेडी होती थी उसको अपने पति के साथ ही मरना पड़ता था। और कौन सा एडिक्ट है ये, तो वो भी याद रख लेना, हिरण्या एडिक्ट, हिरण्या एडिक्ट, ठीक है। और इसके अलावा 9th जो किंग आते हैं वो आते हैं विष्णुगुप्त। कौन आते हैं, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त की अगर बात करें तो विष्णुगुप्त के पीरियड में दोबारा से हून्स इन्वेजन होते हैं, पर इस टाइम हून्स ने पीट दिया किसको, विष्णुगुप्त को। तो इस बार विष्णुगुप्त की डिफीट हो जाती है। स्कंदगुप्त ने हून्स को पीटा था, हून्स दोबारा से आए, विष्णुगुप्त को पीटेंगे, ठीक है। कहाँ से आते थे ये हून्स, तो ये सेंट्रल एशिया से आते थे। सेंट्रल एशिया आपका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान वाला जो एरिया था, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला, जो गुप्तास थे देवर कंटेम्प्रेरी टू वर्धन्स, ठीक है। हर्षवर्धन एक इंपॉर्टेंट आते हैं। वर्धन डायनेस्टी में आप देखोगे पुष्यभूति डायनेस्टी चलेगी, ये सॉरी पुष्यभूति वर्धन आएंगे पहले, सबसे पहले जो फाउंडर हैं पुष्यभूति, पुष्यभूति के बाद आएंगे हर्षवर्धन, ठीक है। अब क्या होता है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे कुछ बुक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी हैं, 3 बुक जो आपको हर्षवर्धन की याद रखनी है अभी, वो है नागानंदा, नागानंदा के बाद प्रियदर्शिका, और तीसरी है रत्नावली। किसने लिखी थी, दे ऑल वर रिटन बाय हर्षवर्धन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अब हम जाएंगे पहले साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में तो हम जाएंगे, साउथ इंडिया में आपने सुना होगा यहाँ पे चेराज हुआ करते थे, जिनके बारे में सेकंड एडिक्ट पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अशोका के टाइम पीरियड से। यहाँ पे पांड्यस थे, पांड्यस की भी इन्फॉर्मेशन मिली थी फ्रॉम द अशोका के सेकंड एडिक्ट से। पर यहाँ पे एक और था, दैट इज़ चोल्स। चोलास के बारे में मेंशन नहीं है आपके अशोका के सेकंड एडिक्ट के ऊपर। बट इनके ऊपर प्रोसीड करने से पहले हमें कुछ रिलीजन्स के बारे में पढ़ना है जो ब्राह्मणिज्म को अपोज करने के लिए आए थे और डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ आए थे, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, कैसे कैसे ये फ्लरिश हुए,
वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। आजीविका सेक्ट, एब्राहमिक रिलीजन, तो ये सारे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। टिल देन, इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर और ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।